हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग एक फ्री कोर्स चला रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के लिए। इसमें हमने प्लान किया था टोटल 15 लेक्चर हम लोग करेंगे। 15 में से 9 जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी के होंगे, 3 वीडियो जो होंगे वो इंश्योरेंस के होंगे और जो 3 वीडियो होंगे वो ऑडिटिंग के होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी की जो 9 वीडियो की सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने 5 वीडियो अभी तक कर लिए हैं। तो जो लोग नए हैं पहले 5 वीडियो को देखें, बिकॉज अकाउंटेंसी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो तब ये छठा वीडियो को देखें। इसमें हम लोग 11th और 12th की जो थ्योरी पार्ट है, 11th और 12th की जो NCERT है, ये 4 किताब है। इसमें 11th और 12th मिला करके NCERT की 4 किताब है, 11th के 2 किताब हैं और 12th के 2 किताब है, ठीक है। तो हमने 11th का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है 5 लेक्चर में। सेकेंड जो बुक है उसमें दो चैप्टर ही है। वन इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। तो उन दोनों को कंबाइंड करके मैं एक वीडियो में करा रहा हूँ। तो हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया कोई भी चीज़ें, जैसे कि आपकी अगर आर्ट बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, कुछ समझने में दिक्कत होती है तो उसको 2 बार रिपीट कर ले, 3 बार कर ले, नहीं कुछ होता है तो रट्टा मार ले, है ना। बट इससे कम करके तो आपको नहीं जाना है। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो क्वेश्चन तो NCERT की जो MCQ है वो हमने कंसीडर किए हैं, UPSC की जो PYQ है, EPFO की और भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो हमने लिए हैं, फिर UGC नेट के लिए हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने CPT की एग्जामिनेशन जो CA की जो प्री एग्ज़ाम होती है उसमें से हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज का है। आप वेबसाइट को यू कैन विजिट द वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं pyqpedia.com। वहाँ पे यू कैन गिव द फ्री मॉक ऑल्सो। वहाँ पे फ्री मॉक अवेलेबल है जिसमें आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, आप उस फ्री मॉक दे सकते हैं। हालांकि फ्री मॉक की PDF मैंने ग्रुप पे भी दे दी है। इसमें बाकी सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट या ओनली फुल लेंथ टेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो देन यू कैन सी दैट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसको ज़रूरत होता है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो बैलेंस अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग ज़रूरत है कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें हमने बात किया था कि जो अकाउंटिंग इसलिए किया जाता है कि जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा, इंटरेस्टेड यूजर्स होगा, उसको जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कंपनी वो उनको मिलेगा। नाउ स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर क्या होता है। नाउ स्टेक होल्डर 2 तरह से हो सकती है। एक तो मॉनेटरी हो सकता है, जैसे कोई बिजनेस है तो बिजनेस के स्टेक होल्डर कौन कौन हो गए, जो उस बिजनेस से अब जिनको काम है। तो एक तो है जो पैसा लगाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉनेटरी। इसका मतलब जैसे लोन, बिजनेस को लोन की ज़रूरत है तो किसी पर्सन ने लोन दिया तो इसका मॉनेटरी आपको मॉनेटरी स्टेक होल्डर हो गया। दूसरा है एक नॉन मॉनेटरी होता है। नॉन मॉनेटरी है, जैसे मान लीजिए कि टाटा कंपनी है तो आपको टाटा का, जब रिलायंस की ही कंपनी है तो रिलायंस में जो लोग इन्वेस्ट किए होंगे वो मॉनेटरी स्टेक हो गया। और जिसका, जैसे आप कंज्यूमर हो तो रिलायंस में कुछ भी होता है तो आप पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो यू आर नॉन मॉनेटरी स्टेक आपका उसमें है। जैसे गवर्नमेंट हो गया नॉन मॉनेटरी स्टेक, बट स्टेक होल्डर तो है गवर्नमेंट। कंज्यूमर भी है, रिसर्च अगर कोई कर रहा है तो उसको मॉनेटरी तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बट दैट इज़ द, ये बिजनेस के बारे में उसको तो पता करना है। सो दैट इज़ द स्टेक होल्डर। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर, तो उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। नाउ अब देखिए इसमें 2 चीज़ें होती है, एक इंटरनल यूजर होता है और एक एक्सटर्नल यूजर होता है। जैसे कंपनी का जो मालिक होगा, ओनर होगा, वो इंटरनल यूजर होगा क्योंकि बिजनेस में आपको वो इन्वेस्ट कर रहा है फॉर ग्रोइंग द बिजनेस। दूसरा मैनेजर अगर बात करें तो मैनेजर क्या होगा, ये आपको ओनर का एम्प्लॉय होता है। ओनर का एम्प्लॉय होता है जो कि मैनेज करता है उस बिज़नेस को। तो ये आपको, ये सब तो कंपनी के अंदर हो गया। लेकिन गवर्नमेंट हो गया या बैंक हो गया, बैंक को भी तो है ना कि बैंक, क्योंकि आपको बैंक लोन दिया है, बैंक एक्सटर्नल यूजर होता है उस बिज़नेस का। बैंक आपको लोन दिया है तो बैंक क्या चाहेगा कि हम जो पैसा दिए हैं हमारा पैसा सेफ हो, हमको रिटर्न समय पे मिलता रहे। क्लियर, तो रिटर्न कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होती रहे। क्लियर, तो अगर कुछ भी अगर बिजनेस में होता है तो बैंक को भी कंसर्न होता है क्योंकि बैंक का पैसा लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो और प्रोस्पेक्टिव ओनर हो गया, गवर्नमेंट हो गया क्योंकि इनको रेगुलेट करना है
तो ये भी ध्यान देते रहते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इस रूल्स रेगुलेशन चेंज होंगे कि पब्लिक के पास में बेस्ट चीज़ें पहुँचे। क्लियर? ये अब कहेंगे कि प्रोस्पेक्टिव ओनर क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव ओनर होता है कि ये अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे बैंक लोन देती है ना, उसी तरह कोई पर्सन अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसको प्रोस्पेक्टिव ओनर हो गया कि उसको लग रहा है कि मतलब कि बिजनेस ग्रो करेगा तो पैसा हम लगा देते हैं, तो उसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सो ये सारी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ये। अब हम लोगों ने वैसे ही इसको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द कैपिटल, व्हाट इज़ द रेवेन्यू, बट इस पर क्वेश्चन आते हैं कि कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है। तो जितने भी पैसे खर्चे होते हैं, जितने भी पैसे खर्चे होते हैं बिजनेस में, उसको दो तरीके से हम बात किए हैं, वन इज़ द कैपिटल, वन इज़ द रेवेन्यू। अब जो कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में होता है। तो कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखते हैं। हम लोगों ने वैसे बात कर लिया था पिछली क्लासेस में कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल द थिंग्स, है ना, फिर आपके लिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और रेवेन्यू जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाया जाता है कि उस पर्टिकुलर, क्योंकि रेवेन्यू को हम बैलेंस शीट में लिखते नहीं हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में सेटअप कर लेते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। कैपिटल एसेट्स वगैरह को हम लोग लिखते हैं, है ना, बैलेंस शीट में। तो पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा खर्चा हुआ, सो वो सब रेवेन्यू आइटम्स में हो गया। तो ये हो गया कैपिटल। नाउ एक्सपेंडिचर क्या होता है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इन चीज़ों पे डिस्कस किया था। जब भी बिजनेस कोई पैसा खर्चा करता है या पुराने कर्जे को सधाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नाउ इसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर हो गया, वन हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वन हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू जैसे ही बात हम लोग किए कि रेवेन्यू मतलब कि उसको खर्चा उस पैसा खर्चा करने से सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में आपको फायदा होगा, सो दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि रेवेन्यू हम लोग अभी पढ़े हैं कि रेवेन्यू जो होता है वो आपको बिजनेस को हेल्प करता है सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर में। तो इस पर्टिकुलर ईयर का जो हमारा खर्चा है, जैसे रेंट हो गया, हर साल आपको रेंट देने हैं, सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रिपेयर करवाना है, तो ये सब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। डेली ऑपरेशन में जो बिजनेस के डेली ऑपरेशन में जो खर्चा होता है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सालों तक रहता है। जैसे आपने मशीन खरीद लिया या कंपनी के लिए कोई बिल्डिंग खरीद लिया, सो दीज आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स, और ये बैलेंस शीट में आपको जो है एज ए एसेट हम लोग लिखते हैं। कंप्यूटर खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, कोई भी चीज़, ठीक। तो एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, पहले आपने पढ़ा कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभी क्या होता है कि हम आज के डेट में एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्यों पैसा खर्चा करते हैं कि आगे जो है सो फायदा हो, सो दिस इज द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रहे हैं तो जिस दिन पैसा खर्चा कर रहे हैं उस दिन थोड़े ना आएगा, सो बाद में आएगा, सो दैट इज द, ये भी आपको कैपिटल की तरह इसको करते हैं, और रिटेन ऑफ ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स। जैसे मान लीजिए आप एक सोचिए कि एड कैंपेन के लिए आपने किसी एक्टर को साइन किया, और एक्टर को साइन किया, उसने आपसे 50 लाख रुपया उस ऐड के लिए लिए, तो क्या वो 50 लाख सिर्फ उसी दिन का होगा? समझ में आ रहा है? उसी साल का होगा। उस 50 लाख में 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने दिन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए कि आप मेरा ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो जो पैसा आप दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपको ग्रेजुअली जो है सो सेटअप होगा, ग्रेजुअली जो है सो आप उसमें काटते चले जाएंगे कैपिटल में, क्योंकि बाई स्पेंडिंग दैट मनी आपको जो है सो बिजनेस में कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, ठीक है। अब रिसीट है, मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है, और रिसीट मतलब पैसा आ रहा है। इसमें भी दो होता है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। अब सर रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? जैसे हमने क्या बोला है कि हम एक्सपेंस करते हैं गेन करने के लिए, तो अगर किसी पैसा जितना भी हमको मिल रहा है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, जैसे हम कुछ बेच रहे हैं उससे पैसा मिल रहा है, कमीशन से मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम से मिल रहा है, तो ये सब हो गया रेवेन्यू रिसीट। नो कैपिटल एसेट, जैसे ही कैपिटल की बात आई उसमें क्या होगा, जैसे आपकी कोई फिक्स्ड एसेट है, जैसे अभी गवर्नमेंट जो है सो क्या करती है, गवर्नमेंट मान लीजिए कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, और जैसे टैक्स वैक्स ये सब जब सारी रेवेन्यू रिसीट में आ गया, कैपिटल रिसीट में क्या हो गया कि कोई कंपनी है गवर्नमेंट की, उसने स्टैक बेच दिया, सो दैट इज द कैपिटल रिसीट।
ठीक है, तो वो पैसा, इसमें भी पैसा आ ही रहा है। जैसे बैंक से लोन लिए, बैंक से लोन लिए तो वो भी पैसा आया। ओनर ने कुछ इन्वेस्ट किया तो पैसा आया। पुरानी मशीनरी है, पुरानी जमीन है, पुरानी बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट अभी कर रही है, तो ये सब हो गया कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज मेंशन इन द बैलेंस शीट। मतलब अगर कैपिटल पे पूंजी लगाने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं तो एसेट बन रहा है ना, तो वो भी हम लोग करेंगे। नाउ बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और अभी बार बार आगे भी पढ़ेंगे, फिर भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को। तो अब मान लीजिए कि हमको कोई और हमको प्रॉफिट लॉस देखना है, किसी को कुछ और देखना है, कितने प्रोडक्ट बिके, तो इसके लिए हर पर्सन को, स्पेसिफिक यूजर्स को स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या किया गया कि भाई ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे कि whatever इज द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो पूरा हम रख देंगे लोगों के सामने में। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी कभी पूछेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंसिडर होता है। सो वन इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट। ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया है, नहीं याद है रट्टा मार लीजिए। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा एक बनता है बैलेंस शीट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, सो आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है दैट्स मीन्स बढ़िया बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। सो दिस इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दो चीजें हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से किसी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम जानते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट कमाया है, हाउ मच मनी द बिजनेस अर्नड, व्हाट इट स्पेंड, कितना पैसा खर्चा किया और कितना आया, और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बैलेंस शीट किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है कि ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस, लेकिन उसके अलावा बैलेंस बिजनेस जो है, सो बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, क्या उसकी कोई लायबिलिटीज है कि नहीं, ओनर ने कुछ पैसा तो नहीं हुआ है। सो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ये होते हैं बैलेंस शीट में मेंशन। रट्टा मार लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखा जाता है, बाकी जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस को लिखा जाता है। नो व्हाट इज द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको आप देखेंगे, साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट वी अर्न, रेवेन्यू, या उसको हम इनकम भी बोलते हैं, इनकम, और हमने कितने पैसे खर्चे किए हैं उस इनकम को कमाने के लिए। मान लीजिए कि अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो क्या बोलेंगे प्रॉफिट, और इनकम कम है एक्सपेंस से तो क्या बोलेंगे लॉस। हमने खर्चा किया 1 लाख, कमाए 80,000, तो लॉस हुआ ना। तो जितने भी पैसे हमने कमाए हैं रेवेन्यू, और जितने भी एक्सपेंस किए हैं उसकी समरी एक जगह करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्लियर, ठीक है। नाउ हमने बात किया कि अकाउंट में डेबिट लेफ्ट साइड में होता है, क्रेडिट राइट साइड में होता है। डेबिट में इनकम एंड लॉसेज लिखते हैं, इसमें जो इसकी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनेगा उसमें एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, इसमें एक्सपेंसेज लॉस, इसमें इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड। और फिर देखेंगे कि क्रेडिट अगर ज़्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट, डेबिट जो क्रेडिट है तो लॉस, जो चीज़ें मैंने आपको अभी इनकम एक्सपेंस करके बताया है। प्रॉफिट में क्या होता है, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस। ठीक है। अब किसी भी अकाउंट का दो पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने एक बात किया है कि सर इसका मतलब आपने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग जो है सो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को लिखते हैं, और यहाँ पे आपको ये। अब इसको दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं कि व्हाट इज द ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा हम ग्रॉस, कितना हमको प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इस हुआ, हमने बेचा कितना, ठीक है, उसमें हमने एक्सपेंस कितना किया, पहले से कितना था, बाद में कितना खरीदा,
और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। जैसे मान लीजिए कि 100 प्रोडक्ट पहले से था, ठीक है, 20 बाद में खरीदा तो 120 हो गया और 20 बच गया तो 100 ही सेल हुआ ना आपका। सो दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तो इसमें एक्सपेंस और इसमें जो भी बात करेंगे एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल की बात नहीं कहेंगे। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो वहां पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस की बातें होंगी। तो हमने यहां बात किया था डेबिट में एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट में एक्सपेंस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक गुड्स, लास्ट साल से इस बार कितना गुड्स बचा रह गया, हम बीच में कितना गुड्स खरीदे, 100 बचा था 20 खरीदे, वेज कितना दिया, ये सारी और भी डायरेक्ट जो एक्सपेंसेज है वगैरह सारा इसमें हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट में लिखेंगे कितना हमने बेचा है और हमारा कितना अनसोल्ड गुड्स स्क्रैप लेफ्ट रह गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर इसमें 120 में 20 बिचा तो 100 बचा रह गया, या 100 बिक गया तो 20 बचा रह गया, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि ये तो बिका नहीं है, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन द एक्सपेंसेज। सो ग्रॉस प्रॉफिट जब भी करेंगे तो टोटल सेल्स जो हुआ है उसमें पहले से जो था, हमने बीच में जो खरीदा है, हमारा जो एक्सपेंसेज हुआ है, और देखिए एक चीज़ समझिए कि ओपनिंग स्टेट मान लीजिए 100 है, ठीक, और इसके बाद हमने 20 और खरीद लिया तो 120 हो गया, इसमें पैसा खर्चा किया, अब टोटल 120 प्रोडक्ट हो गया और क्लोजिंग में 10 बचा रह गया, इसका मतलब बिका तो 110 ही, इसीलिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि टोटल सेल कितना हुआ है। सो दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गया, सेल्स ज़्यादा होगा, सेल्स में ज़्यादा पैसा होगा तो प्रॉफिट, और नहीं तो लॉस, ये हम लोग देख चुके हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट करता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ग्रॉस और नेट में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में तो सीधे पूरा पूरी निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कुछ एक्सपेंसेस भी तो होते हैं इनडायरेक्ट, जैसे टैक्स देने हैं, तो ग्रॉस में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देते हैं, सो दैट इज द नेट प्रॉफिट। फिर इसमें भी आपको डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में सारी चीजें लिखेंगे और भी, तो ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, और भी बाकी जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसमें सिर्फ सेल्स की बात किया है, सिर्फ सेल्स से कितना प्रॉफिट हुआ है और उसमें बाकी एक्सपेंस कितना हुआ है। लेकिन जब हम नेट की बात करेंगे तो सेल्स के अलावा भी तो कोई इनकम हो सकता है, कोई कमीशन हो सकता है, कुछ चीज़ किसी चीज़ का कमीशन आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है। सो नेट वाले में अदर इनकम भी होता है, क्योंकि वो भी तो प्रॉफिट में ही पार्ट आएगा ना, और उसमें से हम लोग घटा देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि आपको इनकम टैक्स देना है, सेस देना है। क्लियर? सो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस आपको लगता है पता चल गया होगा। नाउ यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जब लास्ट होता है साल के अंत में क्या होता है, जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एंट्री हो जाती है। अभी कैसे एंट्रीज होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट, परचेज, वेज, है ना, फिर इनकम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये सब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझ के रखना है, लेकिन इतना समझ के रखना है कि वट एवर बी द प्रॉफिट, साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट के कैपिटल अमाउंट में सीधे लिख देंगे कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? जैसे हमने 80,000 रुपया खर्चा किया, 1 लाख रुपया हम कमाए, टोटल खर्चा हमारा 80,000 हुआ इस 1 लाख रुपया कमाने के लिए, 20,000 रुपया हमारा ये हो गया प्रॉफिट। सो दैट 20,000 ये तो हमारे लिए एसेट्स टाइप की कैपिटल हो गया ना, तो ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, क्योंकि इसका हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा पूंजी हो गया। एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपने 1,25,000 रुपये का कुछ बेचा, 75,000 रुपये का कुछ खरीदा, 8,000 का वेज भी दिया, और एक्सपेंसेस है 42,500। नाउ हमारा बिका कितना का है, 1,25,000 का, और हमने अच्छा कमीशन भी 5,000 आया, हमने 75,000 का कुछ परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, 8,000 रुपये का वेज दे दिया, इसके बाद रेंट ये सब मिला करके 42,500 दिया। नो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट में टोटल सेल कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? टोटल सेल कितना किए और टोटल खर्चा कितना किए। क्लियर? नाउ नेट में क्या करेंगे,
नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे बताइए? जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें और भी एक पैसा आ जाएगा कमीशन जो रिसीव किए हैं, और कमीशन रिसीव किए हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये जो है आपको उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ग्रॉस और नेट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ग्रॉस में हम लोग टोटल सेल्स, बाकी कोई इनकम नहीं और बाकी कोई एक्सपेंस नहीं, सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाने में, रॉ मटेरियल खरीदने में जो होगा वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग बना लिए ज़्यादा और बच गया वो, तो उसकी प्राइसेज हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि 75,000 रुपये का हम कुछ खरीदे, परचेज हुआ, 8,000 की वेज दे दिए, 15,000 के इक्विवेलेंट का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? परचेज 75,000, सो 75,000 ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं है तो उसको जीरो मान लेंगे, है ना। तो परचेज 75,000, वेज दिया 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का था, तो कितने रुपए का गुड्स सोल्ड हुआ? 68,000 का ही सोल्ड हुआ ना। समझ में आया? कितने रुपए का गुड्स सोल्ड हुआ। नाउ अब जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है? इसका मतलब बेसिकली मान लीजिए कि हमने पेन बेचा, 3 रुपए का पेन है, सो ये जो पेन बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 3। बेचा कितने में? 5 में। प्रॉफिट कितना हुआ? 2। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स सोल्ड हुआ है, टोटल सेल्स कितने का हुआ है, और जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसका प्राइस क्या था, मतलब कितना कॉस्ट उस पर लगा है, लागत कितना लगा है, तो वो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। होप आपको समझ में आ गया। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले जो पैसा अर्निंग होती है वो, मतलब प्रॉफिट अगर मान लीजिए कि हमारी सैलरी है 10 लाख रुपए कमाया ना, उसका टैक्स भी तो देना है, तो हमारी इनकम 10 लाख रुपीज हो गई, 10 लाख की प्रॉफिट हो गई, तो EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? डे टू डे बिजनेस में जो बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी से नॉर्मल बिजनेस को जो पैसा मिलता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लीजिए कि आप एक दुकान चलाते हो, अब दुकान चलाते हो तो आप 1 लाख रुपया बेच करके कमा रहे हो, तो ये आपको ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया, बस पूरा रेवेन्यू। अब इसमें खर्चे वर्चे अभी छोड़ देते हैं। अब इसमें 60,000 रुपया स्पेंड किया रेंट पे, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिला करके आपने 60,000 रुपया खर्चा किए ना, वो जो 60,000 हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गया। ठीक है, मतलब उसको चलाने के लिए आप इतना एक्सपेंस किए ना। व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? दिस इज द 40,000। क्लियर? सो इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? इनकम। बाकी जो और भी जो इनकम है आपके पास में वो नहीं है, आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है वो नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आपका हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब कि दीज आर द ऑपरेटिंग, कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होंगे सो दैट इज द, इस कैटेगरी में नहीं आते होंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें, सो दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टोटल जो प्रॉफिट है, हमें पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका मतलब हमें क्या बोल रहा है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये टोटल नेट प्रॉफिट में तो सारा आ जाता है, तो उसको हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट कर दिया। जो नॉन ऑपरेटिंग सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेनी है तो सिर्फ ऑपरेटिव इनकम को रखेंगे, ऑपरेटिव इनकम जो बेचने से आता है उसको रखेंगे, बाकी इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि नेट प्रॉफिट में अगर आपने देखा होगा तो नेट प्रॉफिट में वी एडेड द अदर इनकम ऑल्सो, तो अदर इनकम को घटा देंगे। एक जगह आप इसको शॉर्ट नोट्स बना के रखना, आपको दिक्कत नहीं। अब बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? बैलेंस शीट क्या है ये हमने बता दिया। लेफ्ट साइड में क्या होता है, बैलेंस शीट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, पहले ओनर का कैपिटल हमेशा बैलेंस रहता है। पार्टनरशिप फॉर्म्स जो होगा या प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो अपना फॉर्मेट बनाता है, लेकिन कंपनी जो होगा, अगर प्रोप्राइटर्स होंगे तो बैलेंस शीट का उनका फॉर्मेट होता है, लेकिन अगर कंपनी होगी कोई प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो वो अपना फॉर्मेट बनाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी होगा तो कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना है,
उसके शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट आपको बनाना है। लायबिलिटीज इधर, एसेट्स, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैंने बहुत बार बोल दिया है, बट एनसीईआरटी में चूंकि बार बार रिपीट किया है तो वो आपको इसमें आ गया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, ये तो करेंट एसेट्स होता है, करेंट लायबिलिटीज होता है, इसके बाद आपको फिक्स्ड एसेट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि बैलेंस शीट में 3 चीज़ें होती है बेसिकली, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। ये हमने कल आपको बताया था। ठीक है। तो अब जो एसेट्स होते हैं उसमें करेंट एसेट्स होता है और फिक्स्ड एसेट्स होता है। देन करेंट लायबिलिटीज एंड एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज। ठीक है। तो एसेट का 2 हो गया। अब करेंट लायबिलिटी जो विद इन ईयर आपको पे करना है, करेंट एसेट जो आपको इजीली आपको जो है 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके बैंक में कोई पैसा है तो वो आपको करेंट एसेट्स हो गया। अगर आपके स्टॉक में रॉ मटेरियल है, गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो वो करेंट एसेट हो जाएगा आपका। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आप 1 साल के अंदर में आपके पास आ जाएगा, सो वो सब करेंट एसेट में हो जाएगा। सो करेंट एसेट शॉर्ट टर्म वैल्यूएबल दैट हेल्प रन द बिजनेस डेली। देन करेंट लायबिलिटीज क्या होगा? करेंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे बैंक में आपके बैलेंस 1 लाख रुपए है, लेकिन 1,20,000 रुपये का बैंक बोला कि आप 20,000 तक एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, तो वो आपको विद इन अ ईयर पे करना पड़ता है, तो वो आपको हो गया करेंट लायबिलिटी में। तो ये पैसा आपको विद इन अ ईयर पे करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स जो होगा वो करेंट लायबिलिटीज। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कि सर फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट में जैसे लैंड आपने लिया, लैंड लिया, मशीन कोई लिया, तो ये आपको इससे बिजनेस पैसा कमाता है। क्लियर? फर्नीचर हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए जो होता है वो आपको फिक्स एसेट हो गया। ठीक है। एक एसेट और होता है, क्या होता है सर? इनटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट, फिक्स एसेट और एक इनटेंजिबल एसेट जो नॉन फिजिकल, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका पेटेंट है, जैसे इनविजुअल एसेट इसको बोलते हैं, जैसे गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है ना, उस कंपनी का गुडविल है, बनाया गया है, तो ये सब आपको इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा। देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? इसका मतलब लॉन्ग टर्म का आपने बैंक लोन लिया है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब कि आपको 10 साल में देना है, 20 साल में देना है, लॉन्ग टर्म में 1 साल के अंदर देना है तो करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मैंने फिक्स एसेट बता दिया, इंटेंजिबल बता दिया, इन्वेस्टमेंट द मनी द बिजनेस हैज इन्वेस्टेड इन थिंग्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कंपनी बिजनेस क्या करती है? अपना कुछ पैसा को गवर्नमेंट बॉन्ड या कंपनी के शेयर वगैरह में लगाता है। ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। बेसिकली मनी पुट समवेयर बाय द बिजनेस टू अर्न मोर मनी। ये भी आपको बैलेंस शीट में लिखा जाता है कि इतना पैसा हमने लगाया है। ये सारी चीजें बैलेंस शीट में लिखनी होती है। ठीक है। देन एक आती है कैपिटल। हमने बात किया था एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये 3 चीजें बैलेंस शीट में मेंशन होता है। ठीक है। ये भी तो इन्वेस्टमेंट आपका एसेट ही है, इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसेट ही है, इंटेंजिबल एसेट ही है। नाउ कैपिटल क्या होगा कि ये ओनर्स का मनी है, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो पैसा है। नाउ अब समझिए इसमें, ये अगर प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो शेयर बढ़ती चली जाएगी। ओनर का उतना, जैसे मान लीजिए 1-1 लाख रुपया लगा करके बिजनेस खोला, 2 लाख रुपया, और हमारी कमाई 2,40,000 हो गई। ठीक है। तो 40,000 रुपये तो बचे, तो 40,000 में 20,000 इसको चला जाएगा, 20,000 इसको चला जाएगा। जस्ट मैंने एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो कह रहा है इसमें कि अगर प्रॉफिट्स होगा या कैपिटल जो हमने पूंजी लगाई उस पर इंटरेस्ट होगा। अच्छा, कैपिटल भी जैसे पैसा जो लगाया उस पर जो इंटरेस्ट है, तो उस कारण से ये जो कैपिटल होगा बढ़ जाएगा, उसका शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कैपिटल बढ़ता रहता है ना, 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख से
1,10,000 हो गया, है ना। सो ओनर का शेयर इन द बिजनेस। ड्राइंग, अच्छा ये सब मैंने डिफाइन किया था फर्स्ट क्लास में कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। और इसको क्यों मेंशन करते हैं सर? क्योंकि ड्राइंग, अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो तो आपका कैपिटल जो है सो कम हो गया उस ओनर का। ये 1,00,000 है, इसमें से 10,000 रुपये इसने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिए तो उसको बोलेंगे ड्राइंग, और इसके पैसे अब कैपिटल हो जाएंगे 90,000। सो दिस इज द कैपिटल। तो यू हैव टू मेंशन द रिड्यूक्शन ऑफ द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। देन एक है कि मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स तो बहुत सारे तरह के एसेट्स हैं, बहुत तरह की लायबिलिटीज हैं। तो कहना है कि भाई सबसे पहले किसको लिखेंगे, अरेंज करना है कैसे है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जो प्रॉपर लिखते हैं तो उसमें किस तरह के एसेट्स को पहले लिखेंगे, किस तरह को बाद में लिखेंगे। तो दो वे है अरेंज करने का, एक परमानेंस की ऑर्डर में और एक लिक्विडिटी में आपको करना है। जो परमानेंस का मतलब क्या हो गया, उस आइटम को आप शुरू में लिखें, सबसे पहले उस आइटम को लिखें जो सबसे ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि लेट अस अज्यूम कि यू आर राइटिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज लिख रहे हो। लेट अस अज्यूम नाउ लायबिलिटीज में जो 10 साल का लोन है, 12 साल का लोन है, 15 साल का लोन है, तो उसको हम लोग जो है सो ऐसे आपको ऑर्डर ऑफ प्रेमिनेंस, मतलब आइटम दैट स्टे इन बिजनेस द लॉन्गेस्ट, उसको हम लोग करेंगे। 20 साल का लोन होगा तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा, फिर 10, फिर 15, फिर 8, ऐसे होगा। इवन इन एसेट्स में लैंड सबसे ज़्यादा दिन तक रहेगा एसेट, फिर मशीन रहेगा, फिर स्टॉक जो होगा, क्लोजिंग वगैरह स्टॉक जो होगा वो होगा, देन कैश सबसे कम। तो कंपनी जो है ऑर्डर ऑफ प्रेमिनेंस के बेसिस पे ही आपको जो है सो एसेट्स और लायबिलिटीज को सजाता है, अरेंज करता है। इससे क्या होगा कि बैलेंस शीट देखने में अच्छा लगेगा और सबके लिए सेम है, तो आपको कंपेयर करने में आसान होगी। बहुत चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं तो आपको रिवीजन भी हो जा रहा है और आप नोट्स में वैसे लिख लोगे। नाउ ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अनुसार से भी होता है कि उस आइटम को हम पहले लिखेंगे जिसको जितनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सके। अब जो कैश है या बैंक में पैसा है वो तो आराम से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बैंक में जाइए निकाल के ले आइए। फिर डेटर वाला, फिर स्टॉक, फिर मशीनरी, और सबसे डिफिकल्ट कैश में कन्वर्ट करना किसको है, लैंड और बिल्डिंग को, लैंड एंड बिल्डिंग को। तो उसको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के फॉर्म में भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेमिनेंस के भी रखते हैं। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के फॉर्म में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखती है, और कंपनी जो है ये आपको ऑर्डर ऑफ प्रेमिनेंस के बीच में लिखती है। नाउ एसेट्स और लायबिलिटीज की ग्रुपिंग भी होती है, ग्रुप करके लिखना होता है। जैसे करेंट एसेट में कैश, बैंक, डेप्टर, स्टॉक, ये सब लिखते हैं। करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स का बिल पेएबल। नॉन करेंट लायबिलिटी, जो करेंट में लायबिलिटीज नहीं है वो नॉन करेंट, जो करेंट में एसेट नहीं है वो नॉन करेंट एसेट। ठीक है, तो ये सब ग्रुपिंग करके भी बनाया जाता है, ज़्यादा इसमें मत देखिए। अब हम लोग देखिए, पढ़ने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग को दो चीज़, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन रियल बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में अकाउंटिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया क्योंकि एक्यूरल बेसिस पे होता है। क्योंकि एक्यूरल बेसिस हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ा था कि एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि इनकम तभी रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न किए हैं, और एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, खर्चा जब किया गया है तब, और इनकम तब लिखेंगे जब वो अर्न किया गया है। जब कैश रिसीव किया गया है तब नहीं। जैसे मान लीजिए कि इफ़ यू सेल समथिंग इन जनवरी, वैसे मैंने इसको समझा दिया था फर्स्ट क्लास में, फिर भी बता रहा हूँ। तो जनवरी में सेल किया तो उसको जो ये लिखेंगे हम लोग, और फरवरी में पैसा मिला, फरवरी में हमको पैसा मिला, तो इनकम इज रिकॉर्ड। तो बेचा कब गया, जनवरी में, तो वी हैव टू मेंशन जनवरी। जब कैश रिसीव हुआ है तब नहीं, बेचा जब गया है उस समय हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि 31, इसका मतलब मार्च का चीज़ अप्रैल में आपको मिल सकता है, इज इट, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो अब उसको कैसे मेंशन करेंगे, तो रियल जो अकाउंटिंग होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने के समय में कुछ एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे 31 मार्च 2026 को, 31 मार्च 2025 को हमें कोई चीज़ था जो मार्च में मिलने वाला था वो, बट हमको अप्रैल में मिला, तो उसको तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल समझिए, मैंने पूरी जो एग्जांपल के साथ ये लिखी है,
1200 रुपया 12 महीने के लिए किसी चीज़ का इंश्योरेंस पे करते हो, 1 जुलाई 2025 को ही पे कर देते हो। अब 1 जुलाई 2025 को कोई इंश्योरेंस लेते हो और उसका 12 महीना का प्रीमियम 1200 रुपया दे देते हो। अब अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया सर, इसका मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च तक तो 9 मंथ हुआ, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में तो 9 ही मंथ का पैसा हुआ, तो हर मंथ 1200 रुपया है 12 महीने में, इसका मतलब एक मंथ का 100 रुपया है, तो 9 मंथ का तो 900 रुपया ही होना चाहिए इस साल खर्चा, 300 बाकी 300 तो अगले साल होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? बट आपने क्या किया, 1200 रुपया तो 1 जुलाई को ही दे दिया। तो हम लोग एक्यूरल बेसिस में कहते हैं कि 900 रुपया हम एक्सपेंस में सिर्फ 900 रुपया इस ईयर के में 900 रुपया और अगले ईयर में 300 रुपया लिखेंगे और उसको हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया? उसी तरह मान लीजिए कि जो मार्च 2025 की सैलरी आपने अप्रैल 2025 में पे किया, तो सैलरी कब की है, मार्च की, तो हम लोग मानेंगे उसको, पेमेंट जब भी हुआ है बट मानेंगे हम लोग 2024-25 को, तो उसको हम उस अनपेड सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी उस ईयर के एक्सपीरियंस में लिखेंगे। इस ईयर में हम लिख देंगे कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी था हमारा। तो दिस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट हमको हर जगह करना पड़ता है। अब क्या क्या तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस फाइनेंशियल आप मान के चलिए कि 31 मार्च 2025 की हम बात कर रहे हैं कि 31 मार्च 2025 को जब हम फाइनल बन रहा है तो कुछ गुड्स हमारा जो है सो नहीं बिका हुआ है, उसको मेंशन करेंगे। कुछ इस साल का खर्चा जो है सो नहीं दे पाए हैं, एक्सपेंसेस दैट बिलोंग्स टू दिस ईयर बट हैवंट बीन, तो इसको इस साल के दे मस्ट बी एडेड टू दिस ईयर्स एक्सपेंस। सैलरी नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, वेजेज नहीं दिया, या कुछ पैसा आपने एडवांस में दे दिया है, अगले साल वाला इसी बार दे दिए हो, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस की बात हमने किया था यहाँ पे, 300 रुपया अगले साल वाला इसमें चला गया, तो इस साल के एक्सपेंस में से वो 300 रुपया घटा देंगे। फिर इनकम अर्न तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, जैसे इंटरेस्ट और रेंट जो ड्यू है उस पर इंटरेस्ट, तो वो हम इस साल के इनकम में कर देंगे। इस तरह से एडजस्टमेंट करने से हम लोगों का, या एडवांस में इनकम मिल गया कि अगले साल का इसी बार मिल गया, तो क्या करेंगे, इस साल के इनकम में से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ें समझिए, दिस इज द एडजस्टमेंट। डिप्रिसिएशन हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे बैड डेब्ट्स मतलब होता है कि कस्टमर को लोन दिया वो हमसे नहीं कलेक्ट हो पा रहा है, तो उसको भी हम लोग लॉस में लिख देते हैं, एडजस्ट करते हैं। डाउटफुल एसेट है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें, ये लोन जैसे मान लीजिए कि लोन जो है सो हमको पता है कि लोन तो लिया है लेकिन सधाएगा नहीं, तो उसके लिए हम रिजर्व की प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, डेब्टर को अगर डिस्काउंट देना है कि तो उसके लिए, सो ये सारी जो है मैनेजर को कमीशन देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एडजस्टमेंट में याद रखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली कि हाउ टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हुई है। इसमें हम लोग पहला चीज़ जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं स्टेक होल्डर कौन होते हैं। हमने बोला है कि स्टेक होल्डर जो है सो एक मॉनेटरी भी होता है, एक नॉन मॉनेटरी भी होता है। नॉन मॉनेटरी मतलब गवर्नमेंट है, जिस कंपनी में पैसा नहीं लगाया बट कंपनी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट जो है सो इसका एक स्टेक होल्डर होगा। देन नॉन मॉनेटरी में जो पैसा नहीं लगाता है उसमें आपको जो है ये हो सकते हैं, कंज्यूमर भी होगा। मॉनेटरी में कौन कौन हो जाएगा, मॉनेटरी में आपको बैंक हो जाएगी, मॉनेटरी में बैंक हो जाएगा जो लोन उसको देता है, ओनर हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे, है ना। सो दीज आर द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में वैसे पर्सन जो उस बिजनेस से कहीं ना कहीं किसी रूप से जुड़ा हुआ है, चाहे मॉनेटरी चाहे नॉन मॉनेटरी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया था इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में हमें पढ़ाया कि जो कंपनी का ओनर होगा, आंतरिक मैनेजर अगर कंपनी अपॉइंट किया है वो। एक्सटर्नल में क्या हो गया, गवर्नमेंट, बैंक, बैंक को भी आपसे बहुत लेना देना है, गवर्नमेंट को भी लेना देना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बना दिए प्रोडक्ट। बैंक को है कि भाई प्रॉफिट कमाओगे तभी तो दोगे हमारे पैसा। सो एंड एक बताया था प्रोस्पेक्टिव ओनर। प्रोस्पेक्टिव ओनर वो होता है जो आपको न ओनर है न बैंक है, ही इज रेडी टू इन्वेस्ट इन बिजनेस फॉर द, इसके पैसे की ग्रोथ हो उसके लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर कैपिटल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि रेवेन्यू क्या होता है, फिर हम लोग कैपिटल में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू दो चीज़ें पढ़ा,
इसके बाद हमने बात किया कि रेवेन्यू में दो चीज़ें बात की, एक रेवेन्यू रिसीट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा आया कितना और गया कहाँ। फिर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर एक हम लोगों ने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी किया था कि आज हम खर्चा कर रहे हैं कि कल हमको प्रॉफिट हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। रिसीट में भी हम लोगों ने कैपिटल रेवेन्यू रिसीट पढ़ा था। इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने बात किया कि फाइनेंशियल में दो चीज़ें हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और प्रॉफिट लॉस हो रहा है कि नहीं, और पोजीशन कैसी है। कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं होती इस साल, बट उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है बिकॉज उसमें एसेट्स वगैरह होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी किसी घाटे वाली कोई कंपनी को खरीद लिया, तो इट माइट पॉसिबल कि उसके पास में जो है सो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हो, बट वो स्ट्रांग हुआ। सो दैट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसमें हमने बात किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती है। एक होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करते हैं, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरा हमने बात किया था कि एक होता है बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट में तीन चीज़ें हमने बात किया था पिछले क्लास में कि एसेट्स को मेंशन करते हैं, कैपिटल को मेंशन करते हैं और लायबिलिटीज को मेंशन करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था डेबिट लेफ्ट में होता है, क्रेडिट राइट में होता है, ये सब चीज़ें हमने बात कर लिया था। ग्रॉस प्रॉफिट की बात की थी। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात की है। नेट प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट में जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ हमने जितना बेचा है और उसको लिए जो पैसा खर्चा किया है एक्सपेंस, उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या होता है कि हम लोग सेल से तो जो पैसा कमाए सो कमाए, और भी कोई अगर इनकम है उसको भी जोड़ देते हैं, और खर्चे जो है जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉफिट पे टैक्स देने हैं तो वो सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो दैट इज द नेट। तो हम लोग इसके बाद हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ये जो निकालते हैं वो भी इसी तरह से निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की तरह कि टोटल हमने सेल कितने किए, 1 लाख रुपए का, खर्चा कितना किए, 60,000 रुपये। दिस इज द ऑपरेटिंग रिवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, और ये हो गया आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसको कमाने के लिए हमने कितना ये पैसा खर्चा किया। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, मतलब लाइक सेलिंग गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट और टैक्सेज। समझ में आ गया। और इसी तरह नेट आपको फिर हम लोगों ने बात किया है बैलेंस शीट में हम लोग एसेट, लायबिलिटीज ये सब बोले हैं। अब हम लोगों ने एसेट में ही बात किया है कि सर करेंट एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, देन एसेट में इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद कैपिटल में फिर बात करते हैं कि लायबिलिटीज में बात करते हैं, करेंट लायबिलिटीज है, देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है ना। कैपिटल बात करते हैं, कैपिटल, अब कैपिटल में ड्राइंग अगर आपने कर दिया तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। फिर बोला है कि बैलेंस शीट अच्छा दिखे, है ना, सिंपल दिखे, इजी अंडरस्टैंड करो, कंपेरेबल हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज, मार्शलिंग उसको बोलते हैं। अरेंज करते हैं कि एसेट्स को, कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे लिखेंगे, कौन से एसेट्स को पहले लिखेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जितना टाइम रहता है, दो तरह से करते हैं। एक होता है परमानेंस का मतलब होता है कि मोस्ट परमानेंट कौन है। तो लैंड सबसे ज़्यादा परमानेंट है तो उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे एसेट्स में। इसके बाद लैंड के बाद मशीन हो गया, तो जो जितना परमानेंट होगा उसको हम लोग पहले मेंशन करेंगे। एक होता है, तो ये कंपनी लोग यही फॉलो करती है। बैंक और NBFC जो होती है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है, वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी पे करता है ना। व्हाट इज द लिक्विडिटी, कि कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो कैश लिख लो या बैंक डिपॉजिट, देन फिर डेटर का, फिर स्टॉक, फिर मशीनरी, फिर लैंड बिल्डिंग सबसे लेट से कैश में हो सकता है। फिर हमने बात किया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज को डिफरेंट ग्रुप में कर दिया। जैसे करेंट एसेट में ग्रुप हो गया है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, ये सब, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने ये बात किया था कि एडजस्टमेंट की बात किया था, कि बोला कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इस साल का पेमेंट उस अगले साल होगा, तो उस केस में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इतनी ही चीज़ हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन अब आप देखिए फटाफट कैसे बन जाएगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये समरी है, आपको वर्किंग समरी है। इसमें
कि क्रेडिट और डेबिट मैच करना चाहिए, हमने इस पर बहुत डिस्कस किया है। ठीक है, तो 4 इज द आंसर। दूसरा है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन 3 तरह की प्रॉफिट हमने पढ़ा था, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट, एक ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये तो आपको पक्की बात पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा नेट प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा नेट प्रॉफिट से। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग कुछ भी रिड्यूस नहीं करते हैं। जैसे हमको इनकम टैक्स वगैरह देना है तो हम रिड्यूस नहीं करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको सीधे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, सेल्स कितना का बेचा और उसको बनाने में कितना लगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसका कॉस्ट क्या है। सो दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट में क्या हो जाता है कि आपको इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख लीजिए पहले। नेट प्रॉफिट में तो मैंने बता ही दिया, इनडायरेक्ट इसको हटाते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गया। ठीक है, बाकी सब में ग्रॉस के बाद नेट है, आप देख लीजिए ग्रॉस के बाद नेट। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट से कहीं ना कहीं कम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट का क्रोनोलॉजी होगा, पहले ग्रॉस फिर ऑपरेटिंग फिर नेट। नहीं कुछ समझ में आए तो रट्टा मार वाला जो है सो आपको करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि टाइम तो है नहीं इतना ज़्यादा कि आप बैठ करके इसको सॉल्व करने लगोगे। क्लियर? ठीक है, मैं दिखाना चाह रहा था आपको ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस इतना माइनस नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, तो ये आपको तीनों आंसर होगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। नॉर्मल ट्रांजैक्शन को रखते हैं, क्या रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन का हो गया। इसके बाद द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कौन सा नहीं रखते हैं? तो ये तो पक्का है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो रखेंगे ही रखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, गुड्स और सेल को, गुड्स या सर्विस को सेल करके। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो होगा ही, तो पहला तो हुआ। अब एबनॉर्मल आइटम और एक्सपेंसेज ऑफ ए प्योरली फाइनेंशियल नेचर। एक्सपेंसेज फाइनेंशियल नेचर में क्या हो गया? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम इसको या बाकी जो भी इनकम होता है उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। और एबनॉर्मल आइटम क्या हो गया? जैसे लॉस बाय फायर, फायर के कारण लॉस हो गया, या एसेट को सेल करने से, एसेट्स को सेल करने से, पुराना कोई एसेट्स है उसको सेल करने से हमारा कुछ पैसा मिला, तो ये सब चीज़ को इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो 4 शुड बी द आंसर। अगला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो हमने बता दिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा। देखो, नेट प्रॉफिट जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट करेंगे तो नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उल्टा सीधा कर दो ना, इसको इधर ले आओ, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देख लो कौन सा है इसमें आंसर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस है दिस वन। अगला है कि राहुल ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड यू द फॉलोइंग, डेटर 80,000, बैड डेप्ट भी 2,000, डाउटफुल डेप्ट के लिए कि हो सकता है कुछ ऐसा होगा इसलिए आपने प्रोविजन रखा है 4,000 का। इट इज़ डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये का हम प्रोविजन रखेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या होगा। चलिए अब समझिए।
डेटर क्या 80,000 रुपया है, ठीक है, डेटर का 80,000 है। बैड डेप्थ जो है वो 2,000 है, 2,000 रुपया जो है सो ये डेटर का है, ये बैड डेप्थ है। नाउ प्रोविजन अभी आपने क्या किया है कि 4,000 रुपया का आपने प्रोविजन रखा है कि हमारा लोन अगर बुर गया तो हमारे लिए प्रोविजन है। इसके बाद आप कह रहे हो कि इट इज डिजायर, अभी चाहिए हमको 1,000 रुपये का और पजेंसी, ये वांट है, ये हमको और भी चाहिए। नाउ देखो बैड डेप्थ जो है, बैड डेप्थ जो है वो तो आपको लॉस में चला, प्रॉफिट लॉस में डेबिट चला जाएगा। तो 80,000 रुपया जो है, उस 80,000 रुपया हमने जो मान लीजिए पैसा दिया है, तो 80,000 में 2,000 रुपये तो बैड डेप्थ हम मान लिए, तो हमारे पास कितना रुपया बचा, 78,000 रुपये टोटल बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2,000 का बैड डेप्थ है तो हम 2,000 को क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो डेटर अब कितना हो गया, 78,000। अब हमारे पास में पुराना प्रोविजन जो है सो 4,000 रुपये का है और नया हमने क्या किया, 1,000 रुपये का कर दिया है। सो प्रोविजन 4,000 से, देखो इट इज डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन बैड डेप्ट 1,000, हमने क्या किया था कि 4,000 का प्रोविजन रखा था, लेकिन अब हम चाह रहे हैं उसको 4,000 को 1,000 कर दें। इसका मतलब अब प्रोविजन घट करके 3,000 घट गया है, ठीक है, क्लियर। अब प्रोविजन अगर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस जो होगा वो लेस होगा। एक्सपेंस क्या हो गया, लेस हो गया। सो दैट 3,000 इज जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। समझ में नहीं आया, ठीक है, क्लियर। नाउ नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस का होगा, बैड डेप्थ का 2,000, बैड डेप्थ का 2,000 और प्रोविजन का 3,000, तो 1,000 की इनकम होगी। कोई समझ में कुछ नहीं आया? चलो सिंपल सी बात फिर से एक बार करते हैं। हुआ क्या था कि बैंक के पास कुछ लोन वोन था, अब उसने क्या किया कि बोला कि 2,000 रुपया हमारा बैड डेप्थ में डाल देते हैं। ये 2,000 रुपये तो डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। तो 2,000 डूबेगा तो ये तो हमारा जो है सो जो भी होगा नुकसान हो गया ना। 2,000 जो डूब रहा है वो तो हमारा नुकसान हो गया, 2,000 रुपया, क्लियर। कि तो ये 2,000 किस में से जाएगा, प्रॉफिट लॉस में से जाएगा, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस से ये चला जाएगा। जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 2,000 रुपये का भरने का है। अब हम क्या किए थे कि जब हम लोग प्रोविज़न करते हैं कि अगर हमें लगता है कि कुछ पैसा हमारा डूबने वाला है तो हम उसमें प्रोविज़न करते हैं। सो प्रोविज़न में हम क्या किए थे, 4,000 रुपया रखे थे, ठीक है। अब 4,000 रुपया हम लोग अलग से रखे थे कि अगर हमारा मतलब कि बुर गया अगर, तो फिर हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो 4,000 रुपया रखे थे, 2,000 बुर गया तो 2,000 रुपया आपको जो है इसमें हुआ, 4,000 हुआ है। अब हमने क्या किया कि हमने बोला कि अब हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जो 4,000 प्रोविज़न था वो हमको उसको हम 1,000 कर देंगे। मतलब ये 3,000 रुपया, अब 1,000 जब इसको कर दिए तो हमारे पास ये 3,000 रुपये को क्या ले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए जो बैड डेप्ट 2,000 है वो प्रॉफिट लॉस से घटा दिए, क्लियर। और ये 3,000 रुपया हम लोग ऐड कर दिए, तो ओवरऑल जो है इनकम जो होगा वो 1,000 रुपया का होगा। समझ में आया? फिर से कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर। 4,000 तो हमने प्रोविजन के लिए रखे ही थे कि 4,000 हमारा लोन बुड़ेगा। अब हमने क्या हो गया कि 2,000 बुड़ा, ठीक है। अब हम 4,000 को चाह रहे हैं कि 1,000 रुपया कर दें, तो 1,000 कर दें मतलब कि देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक। 2,000 रुपया हमारा बुड़ गया तो इसमें से क्या किया, 2,000 रुपया हटा दिया। प्रॉफिट जो भी हुआ है, मान लीजिए 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक, तो 2,000 रुपया इसमें से घटा दिया कि बुरा हमारा 2,000 का जो है सो डूब गया, पैसा डूब गया 2,000 रुपया। लेकिन इसी प्रॉफिट हमने 4,000 की प्रोविजनिंग रखी थी, अलग से रखी थी, प्रॉफिट लॉस के अलग से। तो ये 4,000 की प्रोविजनिंग रखी थी तो हमारा तो 2,000 का बुरा ना, प्रॉफिट लॉस से तो हमारा 2,000 गया, जो प्रॉफिट लॉस से जाता वो यहां से चला गया। अब हम कहें कि नहीं, अब हम 1,000 रखेंगे। पहले हम 4,000 प्रोविजनिंग रखते थे, लेकिन अब हम 1,000 रखेंगे। तो 2,000 अगर बैड डेप्ट से हट भी गया तब भी तो हमारे पास 2,000 रुपया बचा कि नहीं बचा। अब हम कह रहे हैं कि 1,000 रखेंगे, तो ये 1,000 क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है।
नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना। इफ़ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल टू बी पेड इन एडजस्टमेंट एंट्री, बात हम लोग कर चुके हैं कि रेंट, 1 महीने का रेंट को जो है आपको अभी भुगतान हुआ नहीं है तो उसको समायोजन प्रविष्टि एडजस्टमेंट एंट्री में कहाँ रखेंगे। रेंट एक पे करना है, इसका मतलब कि एक्यूर्ड एक्सपेंसेज हो गया ना, पुराना वाला एक्यूर्ड एक्सपेंसेज, दैट्स मीन्स कि रेंट एक्सपेंस जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल के एक्सपेंस में तो ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो रेंट अकाउंट जो होगा डेबिट होगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंसेज। हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में, सबको लेके बैठोगे तब जाके समझ में आएगा। सो दिस इज द डेबिट रेंट अकाउंट और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बिकॉज क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज इट इज लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। ड्यू तो है रेंट बट अनपेड है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करेंगे। अब ये कल हम बहुत अच्छी तरह से समझाए थे लास्ट क्लास में, तो हम फिर से डिस्कस तो करेंगे नहीं। इफ़ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर 2000 रुपये एडवांस में रेंट मिल गया तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसा करेंगे? 2000 रुपया एडवांस में मिल गया, तो रेंट एडवांस में मिलने का मतलब क्या हो गया कि अगले साल के लिए मिल गया। तो अगले साल का मिल गया तो ये तो हमारी लायबिलिटी हो गई ना, लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटी। 31 अप्रैल का पैसा अगर आपको 31 मार्च 2025 को मिल गया है, 2026 का, तो ये तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया ना उस साल का, ठीक है। सो हम लोग इनकम रेंट अकाउंट को रिड्यूस करेंगे और लायबिलिटी में उसको रखेंगे कि रिसीव्ड इन एडवांस में, ठीक है। सो डेबिट रेंट अकाउंट, क्रेडिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अगला है कि ओपनिंग कैपिटल 50,000 है 1 अप्रैल 2026 को, ठीक। एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, फिर से 10,000 रुपये आ गए 1 जनवरी 2017 को। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017 को क्या स्थिति होगी? 1 साल की बात इसने किया है। हुआ क्या? 50,000 रुपया। देखिए एक बात बताता हूँ, अकाउंटेंसी जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वो आराम से बना सकते हैं अगर बेसिक नॉलेज हो तो। 1 अप्रैल 2026 को किसी बिजनेस में कोई बिजनेस खोला गया जिसमें 50,000 रुपया आया। 1 जनवरी 2017 को इसमें क्या हुआ? 10,000 रुपया और ऐड कर दिया गया, ठीक है। सो 1 अप्रैल से आपको ये 9 मंथ तक कैपिटल हमारा 50,000 रहा था, और 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2017 तक ये 3 महीना 60,000 हमारा कैपिटल रहा था। क्लियर? अब 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इस 50,000 पे अगर 10% इंटरेस्ट रेट से करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? 5,000। और ये 10,000 पे 3 महीना पे करेंगे तो क्या होगा? 10,000 रुपया का 3 महीना, तो 3/12 गुने 10/100, तो ये कितना हो गया? 250 रुपया। 10,000 10% पर एनम है, हर साल, 1 साल का 10% है, तो 3 ही महीना है क्या है, तो 3/12 कर दिए। अच्छा आपको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, वही समझ लीजिए। 10,000 रुपया है, 10% का रेट है, पर एनम है, तो 3/12 कर देंगे बटे 100, सो वी गेट द 250। तो अब आपसे पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? सो इट्स 5250 रुपया। अब ये मैथमेटिक्स है, इसमें कहाँ अकाउंटेंसी है। इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 300, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना शो होगा? देखिए 1,000 रुपया आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो होगा वो 3,000 रुपया है। तो प्रीपेड का मतलब क्या होगा? 300 रुपये, ये एडवांस पेमेंट है अगले साल का, ठीक है। तो एक्सपेंस में कितना लिखेंगे? एक्सपेंस में कितना लिखेंगे? इंश्योरेंस पे कितना खर्चा हुआ? आपको समझ में आ रहा है चीज़ें? हमारा इसमें क्या है
कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इफ़ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 300, 300 रुपये पहले से पे है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? एडवांस पेमेंट, ठीक है। तो ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। 1000 जो पे किए हैं उसमें 300 तो अगले वाला का पे किया है, तो प्रॉफिट लॉस में कितना गया? प्रॉफिट लॉस में क्या होगा? प्रॉफिट लॉस में इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है। सो एक्सपेंस में क्या ऐड करोगे? 700 रुपया बस, क्योंकि ये 300 रुपया तो अगले वाले में है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 700। अब एक फर्म जो है वो गुड्स 30,000 रुपये का कुछ खरीदता है और 6,000 रुपया उसमें जो है सो स्पेंड करता है फ्रेट में, मतलब ले जाने लाने में आपको 6,000 रुपये करता है। तो कॉस्ट गुड्स की कितनी हो गई? गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स दैट इज द 36,000। 36,000 रुपये तो हमको पूरा कॉस्ट ही गुड्स पे लग गया। होता क्या है कि लास्ट में, ईयर के लास्ट में 12,000 रुपये के गुड्स तो रह ही जाता है। तो 12,000 का गुड्स रह जाता है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में मात्र 24,000 रुपये का गुड्स सोल्ड हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो गुड्स सोल्ड जो हुआ वो 24,000 रुपये का गुड्स सोल्ड हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 रुपये का सेल्स हुआ है। सो 1,20,000 रुपये हम कमाए हैं, गुड्स कितना का बेचे हैं? 24,000 रुपये का गुड्स, मतलब गुड्स की जो वैल्यू थी वो 24,000 थी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 96,000 इज द आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, समझ में आया? 36,000 का हम सामान खरीदे, 6,000 रुपये हमने उसमें पैसा लगा दिया, 36,000 रुपये का 36,000 रुपये हम गुड्स खरीद के लाए कुछ, अब हमको बेचना है, लेकिन 12,000 रुपये का गुड्स हम बिका ही नहीं, तो टोटल 24,000 रुपये का तो गुड्स ही बेचा है। इस 24,000 के गुड्स को हमने 1,20,000 में बेचे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 96,000। अब न्यूमेरिकल हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत आप जितना लेक्चर में 80% भी अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत है। सैलरीज पेड इन केस 2 लाख, इट इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 10,000, सैलरी पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 20,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज 15,000। तो सैलरी ऑफ डैश शैल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या परिवर्तन होगा? अच्छा देखिए, 2 लाख रुपया आपने पे किया, चलिए ठीक है, पेड कितना किया? 2 लाख। तो 2 लाख रुपया पेड किया। अब क्या हुआ कि पिछले साल का 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, 10,000 रुपया पिछले साल का बकाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया? 20,000 रुपया अगले साल वाला पे कर दिया, 20,000 रुपया नेक्स्ट ईयर वाला। अब एक बात बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना यूपीएससी में, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 लाख रुपया पेड किया, 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2024-25 में आपने 2 लाख पे किया, ये आपको 2023-24 का बचा हुआ है, और 2025-26 का आपने पे कर दिया है, यही पूरा है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर भी हमारे पास में 15,000 आउटस्टैंडिंग अभी बचा हुआ है, 15,000 आउटस्टैंडिंग फॉर 2024-25। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना एक्सपेंस सैलरी में होगा। देखिए, पेड हमने किया 2 लाख का, प्रॉफिट लॉस में क्या लिखेंगे? तो इस प्रॉफिट लॉस में किसका लिखेंगे? सिर्फ इस साल का लिखेंगे। तो 2 लाख रुपया प्लस करेंगे, 10,000 रुपये भाई पिछला वाला पे किए हैं, उसको सब हटाओ। एक्सपेंस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस लिखेंगे जो इसी साल हुआ है, तो 10,000 इसको घटा दिए। इसके बाद जो एडवांस जो अगले साल के लिए पे किए उसको भी घटाओ, 20,000 रुपया। तो 2 लाख में से 30,000 तो घट गया, तो 1,70,000 रुपया आपका आया। कितना आया? 1,20,30,000, ठीक ना। तो 1,70,000 रुपया आपका आया, ठीक। अब इस 1,70,000 रुपया हुआ। अब हमारे पास में लेकिन अभी 15,000 रुपया और हमको सैलरी देना इस साल बाकी है, इस साल बाकी है। तो 15,000 ये भी, 2 लाख तो दे दिए, 10,000 उसका भी दे दिए, 20,000 उसका भी दे दिए, तो कितना टोटल हुआ? 1,85,000 आपको जो है आंसर टोटल सैलरी प्रॉफिट लॉस में हम लोग एक्सपेंस में 1,85,000 लिखेंगे। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस यही है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दिया, दैट्स मीन्स बाय डूइंग दिस हमने 11th का पूरा कंप्लीट कर लिया। 11th में जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट थी मैंने करा दिया। अगर आपकी इस 80% भी करके जाते हो तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थैंक यू। ये आपको टेस्ट है, यू कैन विजिट द pyqpedia.com,
ठीक है, दिस इज द कोट ऑफ द डे, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। सब जो है सो माइंड में ही है, तो सिर्फ बस आपकी जो लिमिट है वो माइंड से ही है। जिस दिन वो लिमिट आपने माइंड से हटा ली उस दिन आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू विल गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल pyq_pedia। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर द टेस्ट सीरीज और मटेरियल्स। कोई भी क्वायरी हो, कोई डाउट हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे लिख सकते हो, या आप जो है सो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो अगेन थैंक यू।